मैं मीडिया से आए हुए प्रतिनिधियों का ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से स्वागत करता हूं। आपकी जानकारी के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। ये अंग्रेजी में है, मैं इसको हिंदी में पढ़ दूंगा। नेक्स्ट, कैन समबडी डू द नेक्स्ट? जी, नेक्स्ट। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आप जानते भी होंगे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए मनरेगा और उसके बाद बीबी जीराम जी के संदर्भ में कार्य कर रहा है। तो मनरेगा स्कीम में जो भी डिमांड हमारे समक्ष आ रही है उसके लिए पूरा प्रावधान किया जा रहा है। बीबी जीराम जी के आने तक स्मूथली ट्रांजिशन हो जाए, इसके लिए जो जो कार्रवाई करनी पड़ रही है उसका समय पे हम लोग ध्यान रख रहे हैं। अभी पूर्व में 2 दिन पहले ही माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने देश में जितने भी ग्रामीण विकास माननीय मंत्री जी हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उनसे अनुरोध भी किया था कि कोई भी कार्य सृजन में कोई बाधा ना आए, देयर शुड नॉट बी एनी डिसरप्शन इन वर्क क्रिएशन, और जितना भी पेमेंट है वो समय पे हो जाए। जैसा कि मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि जितने भी स्टैट्यूटरी इंटाइटलमेंट है मनरेगा के अंतर्गत इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जो हमारे पेमेंट्स हैं, वेज रेट्स हैं, उन पे सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। 17,744 करोड़ रुपए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एज वेज कंपोनेंट अंडर मनरेगा थ्रू डीबीटी इसको जारी कर दिया गया है। इससे जो अप्रैल माह में जो कार्य हो रहे हैं उसके पेमेंट में सहायता मिलेगी। और जैसा कि आप जानते हैं बीबी जीराम जी के अंतर्गत इनहैंस्ड गारंटी है 125 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट की, इसको भी हम शीघ्र ही ड्यूली नोटिफाई करेंगे और स्मूथ ट्रांजिशन जैसा कि मैंने पहले कहा इसको हम इंश्योर कर रहे हैं। तो संक्षेप में मैं ये कहूँगा कि जितना भी मनरेगा या बीबी जीराम जी ये डिमांड बेस्ड स्कीम्स हैं और जितना भी इसमें डिमांड आता है उसके लिए हमने उचित प्रावधान किया है। आपको विदित भी होगा कि 21% इस वर्ष आरडी मिनिस्ट्री का बजट अधिक है पिछले वर्ष से, और इसमें भी इसलिए ऐसी डिमांड को एडजस्ट करने में हमें पूरी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत घर निर्माण का कार्य चल रहा है और हमें 4.59 करोड़ घर 2029 मार्च तक तैयार करने हैं। तो इस स्थिति में आजकल जो विषय है जिससे हम डील कर रहे हैं, हमने इस पे राज्यों के साथ इसकी समीक्षा की है और पूरा प्रयास है कि हम टाइमली डीबीटी के माध्यम से रिलीज करें। रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसकी पूरी व्यवस्था है। आवास सॉफ्ट हमारा जो मैकेनिज्म है, जियो टैग करवा रहे हैं और जो हमारे जो घर जो निर्माणाधीन हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। मटेरियल बैंक बनाने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है ताकि मटेरियल उनको आसानी से उपलब्ध हो जाए। जो भी हमारे लाभार्थी हैं, द बेनिफिशरीज ऑन द ग्राउंड, दे विल बी असिस्टेड इन गेटिंग द मटेरियल। नेक्स्ट, एक और महत्वपूर्ण योजना है सड़क निर्माण की, इससे दूर दराज के क्षेत्र कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अंतर्गत पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जो भी सैंक्शन जारी किए जाते हैं उसको वर्तमान के एसओआर के आधार पर किया जाता है। इस स्लाइड में आपको ये दिखाया गया है कि पीएमजीएसवाई 1, 2, 3 और रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज के अधिकतर कार्य सैंक्शन हो गए हैं। कुछ काम जो हैं, जो ब्रिज निर्माण के जैसे कुछ काम हैं, वो उनका सैंक्शन होना भी बाकी है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसके अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमजीएसवाई 3 के एक्सटेंशन के लिए अनुमति दी है और जो आउटले है उसको भी 80,000 करोड़ से 83,000 करोड़ किया है। पीएमजीएसवाई 4 के अंतर्गत 12,100 किलोमीटर का रोड वर्क सैंक्शन किया जा चुका है और टेंडरिंग स्टेज पे है। और इसमें अभी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। फ्यूचर बैचेस में जैसे जैसे अगर एसओआर बढ़ता है तो उसी के अनुसार हम लोग इसका अप्रेजल करेंगे। नेक्स्ट,
ग्रामीण विकास मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज भी हैं। उनके द्वारा 50 लाख हेक्टेयर पे एक PMKSY 2.0 स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है। इसके माध्यम से एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन, हॉर्टिकल्चर और पास्चर डेवलपमेंट किया जाता है और वो बड़े क्लोज कोऑर्डिनेशन में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ काम कर रहे हैं और भी जो भी स्टेक होल्डर मिनिस्ट्रीज हैं, जिससे कि अगर जैसी भी इमर्जिंग सिचुएशन हो उनके इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित तो उस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जा सके। इतना ही मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इसको एक प्रेस रिलीज के माध्यम से भी हिंदी और इंग्लिश में आपके मध्य इसको जारी किया गया है, सर्कुलेट किया गया है। थैंक यू मैम। Thank you, Amity. Over to you, Sujata, for updates from Petroleum Ministry. नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते देश में LPG सप्लाई अफेक्ट हुई है और सरकार ने इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए कई महत्वपूर्ण कदम लिए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक LPG प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, पीरियड ऑफ बुकिंग को अर्बन और रूरल एरियाज़ में इंक्रीज़ किया है। इसके अलावा डाइवर्जन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का इम्प्लीमेंटेशन करना। अगर आपको याद हो तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको कहा था कि हमारा उद्देश्य है कि हम DAC को 90% तक ले जाएं और वी आर ऑलरेडी एट 92%। इन्हीं सभी कदमों के चलते डोमेस्टिक LPG की सप्लाई सामान्य रूप से चल रही है, कोई भी ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कमर्शियल सप्लाईज़ जैसा कि आप जानते हैं अफेक्टेड है, परंतु 70% तक रेस्टोर की जा चुकी है और अगर हम पिछले 5 दिनों का डाटा लें तो लगभग 7,000 टन पर डे के हिसाब से कमर्शियल LPG की भी सेल की जा रही है। ऑटो LPG लास्ट एक हफ्ते में लगभग 350 टन पर डे का सेल है एंड यही सेल फरवरी के महीने में लगभग 177 टन पर डे था। इसके अलावा 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल भी जैसा आप जानते हैं इंक्रीज़ की जा चुकी है और 3 अप्रैल से लगभग 7,000 अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए गए हैं और इन कैंपों में लगभग 1 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। कल भी इतवार के दिन भी लगभग 3,360 5 किलो के सिलेंडर सेल हुए हैं लगभग 220 कैंपों के अंदर और 23 मार्च से लेकर अब तक लगभग 18,45,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं डोमेस्टिक और CNG ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटाइज कर 100% सप्लाई इंश्योर की जा रही है। ऐसे स्टेट्स जो PNG नेटवर्क के एक्सपेंशन में सपोर्ट कर रहे हैं उनको 10% एडिशनल कमर्शियल LPG का एलोकेशन हो रहा है। आज के दिन में लगभग 22 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनको एडिशनल LPG दी जा रही है। मार्च के महीने से लगभग अब तक लगभग 4,93,000 नए PNG कनेक्शन गैसीफाई किए गए हैं और 5,51,000 नए कंज्यूमर भी रजिस्टर हुए हैं। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं सरकार ने ऐसे सभी कंज्यूमर से अपील किया है जिनके पास PNG और LPG दोनों हैं कि वो अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करें और इसी क्रम में कल तक लगभग मोर देन 39,000 PNG कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना LPG कनेक्शन सरेंडर किया है। फ्यूल रिटेल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य है, कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं और जैसा कि आप जानते हैं कुछ C3 C4 मॉलिक्यूल पेट्रोकेमिकल और फार्मा कंपनीज को भी एलोकेट किए गए हैं। सिंस 9th अप्रैल more than 4,050 tons of propylene has been sold। इसी तरह एनफोर्समेंट एक्शन भी कॉन्टिन्यूड है और कल लगभग 1900 रेड कंडक्ट की गई हैं और कल तक PSU OMCs की सरप्राइज इंस्पेक्शन में लगभग 267 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की जा चुकी है। इसके अलावा 67 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया जा चुका है। अंत में आप सभी के माध्यम से मेरी सभी लोगों से अपील है कि
हमारे पास पर्याप्त सप्लाई है, इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और आवश्यकता अनुसार ही ईंधन का क्रय करें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Now we'll have updates from the Shipping Ministry. Today we have with us Mr. Mandeep Singh Randhawa, Director from the Shipping Ministry. Over to you for the updates. Namaskar, good afternoon. Indian flagged crude tanker Desh Garima carrying 97,422 metric ton crude oil safely crossed Strait of Hormuz on 18th April. The vessel with 31 Indian seafarers on board is expected to arrive at Mumbai on 22nd April 2026. In the past 48 hours, two Indian vessels, VLCC Sanmar Herald and bulk carrier Jag Arnav, reported a firing incident while transiting Strait of Hormuz, following which they returned to the Persian Gulf. There have been no injury to any crew reported. The ministry is in close and continuous communication with the crew, the owners of both the vessels, and continuously monitoring the situation. The safety and security of Indian seafarers is our top priority, and ministry is monitoring the situation on continuous basis and assured to extend all possible help. The situation continues to be closely monitored in coordination with Ministry of External Affairs and relevant stakeholders. DG Shipping Control Room has handled 6,918 calls and more than 14,605 emails since activation. In the past 24 hours, 25 calls and 135 emails have been received. The ministry, through Director General of Shipping, has facilitated the safe repatriation of more than 2,563 Indian seafarers so far, including 25 seafarers in last 24 hours from various locations across Gulf region. Port operations across India remain normal with no congestion reported at any of the port. The Ministry of Port Shipping and Waterways continues to coordinate with Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure welfare and uninterrupted maritime operations. Thank you. Thank you, Mandeep ji. Now we'll take updates from Ranjit ji. Thank you, ma'am. On the directions of the Prime Minister, our outreach to countries in the Gulf continue. National Security Advisor Shri Ajit Doval paid an official visit to Saudi Arabia on 19th April. During his visit, he held meetings with the Energy Minister, the Foreign Minister of Saudi Arabia, as also his counterpart, the National Security Advisor of Saudi Arabia. These meetings were helpful to exchange views and review bilateral ties, also exchange views on regional situation and other issues of mutual interest. Thank you. Asim ji. Good afternoon. The Ministry of External Affairs continues to closely monitor developments in the Gulf and West Asia region. Our efforts are focused on ensuring the safety, security, and welfare of the large Indian community in the region. We are in constant touch with the state governments and union territories to share information and coordinate our efforts. The dedicated special control room in the ministry is operational and is working in close coordination with our missions. Our missions and posts in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance and address queries. They are proactively assisting our citizens. They also remain in close contact with the local governments. Updated advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our ambassadors are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, Indian companies to address their concerns. We are according high priority to the welfare of Indian seafarers in the region. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with the local authorities and agencies, extending consular assistance, and assisting for requests to return to India. An update on the status of flights. Flights continue to operate from the region to India from countries where airspace is open. Since February 28th, around 11,30,000 passengers have traveled from the region to India. Airlines continue to operate limited commercial flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Around 110 flights are expected to operate from the UAE to India today.
Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. With the Qatar airspace partially open, today Qatar Airways is expected to operate around 10 to 11 flights to various destinations in India. Kuwait airspace remains closed. Jazeera Airways and Kuwait Airways continue to operate non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. Bahrain airspace is open. Gulf Air of Bahrain has announced that they are planning to start limited flight operations from Bahrain to India. Gulf Air is operating non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. Iraq airspace is open with limited flight operations to destinations in the region, which can be used for onward travel to India. Iranian airspace remains partially open for cargo and chartered flights. Our embassy in Tehran continues to facilitate movement of Indian nationals through Armenia and Azerbaijan for onward travel to India. So far, 2,423 Indian nationals have moved out of Iran into Armenia and Azerbaijan. This includes 1,091 Indian students and 657 Indian fishermen. Israel airspace is open and limited flight operations have resumed to destinations in the region, which can be used for onward travel to India. We also continue to facilitate travel of Indian nationals from Israel through Jordan and Egypt to India. Thank you. Thank you, Asimji. Now we'll open for questions. First row, 4. 16. Yes. Hi, I'm Rajesh Roy from Bloomberg. So I wanted to ask Randhir sir, following the firing incident which forced our ships to take a U-turn, how are we negotiating with Iran for safe passage of our vessels? And if I could ask Mandeep sir, if you could give an overall status of how many ships, Indian flagged or otherwise, continue to remain stuck? Hi, I'm Saurabh from Reuters. My question is for Randhir sir. So can you please shed some light on the attacks that happened on the Indian vessels there? Like what was it? Because Iran has been saying India is friend, and then we got to know there was firing incidents. Hi, Sukal from the Indian Express. A couple of questions. First for Mandeep sir. If what we've learned is that after the incident of IRGC gunboats firing upon 2 Indian ships, the Indian ships that were preparing to sort of cross the Strait of Hormuz have gone down deeper back into the Persian Gulf. They were earlier waiting close to the Kashmir and Ladakh Islands, but now they've gone much further inside. So if you could give us an update in terms of when is it that we can expect the next vessel or two to trickle out of the strait? And the second question is for Randhir sir. Sir, considering that the Iranian ambassador had been summoned by the MEA on Saturday following this unfortunate incident, just wanted to understand the information that Iran has shared in terms of what were the probable causes for this incident, because from the radio transcript and recordings that we've heard of from the captain of Sanmar Herald, it appears that initially the ship was allowed to pass, was authorized to pass, and then later, due to some reason, when the Iranians declared the strait closed, there was some confusion, and this incident happened. So what is the understanding that we have from the Iranians as to what exactly happened there, considering that they've so far let 10 of our ships out anyway? Thank you. 67 from the front row, then we'll take 130, 266, and 49, 45. Hi, Sapna Das here. My question is to Ministry of Rural Development. Just wanted to understand, given the current context and a bit of an unrest among the migrant laborers, I mean, we have just witnessed something in Gujarat over the weekend. Have any demands come in on your, GRAMJI allocations as of now? Or is it too early in the year because, April has barely begun? And you also mentioned about the wage rates to be notified. So that generally happens sometime March, April, if I'm not mistaken. So, I mean, the Manrega wages, basically the earlier
name was Manrega. So there's been a delay in the dates so far this time. Is it also because we have a new act now and larger number of days for guaranteed employment? Thank you, sir. Hello, hi ma'am, I'm Ritvarna from Argus Media. My question is to Sujata ma'am. There were 2 drawdowns from the SPR last week. Are we expecting more drawdowns, and is there any update on if we can refill of these SPRs in the near term? Hi, Tuesh from Economic Times. Thank you for letting me ask a question. Sir, is India going to try and investigate what went wrong that led to the misinformation to the vessels? Because they seem to be very confident that they had permits. And who exactly are we coordinating with to ensure the passage? Yeah, my question is for Amit ji. Amit ji, same what Sapna ji asked, that is there any uptick in demand, and if there is, then which are the states where there is a uptick in demand in NRDGA? Hi, this is Atul Mathur from the Times of India. One question for the Shipping Ministry, adding to what some of my colleagues have asked here. Has the government issued any kind of advisory now to the crew of the vessels which are stuck at the strait following this incident which has happened recently? And second question to the Petroleum Ministry. Now, ma'am, since LPG situation seems to have eased a bit and the number of bookings have come down slightly, is there any plan to reduce the number of days which are required to book a cylinder? And secondly, has the booking to delivery period has also come down, or is it the same of about 5.5 days? Thank you. We can take one question from the front row. Yes. So on this firing incident on Indian vessels, so have you got any assurance from the Iranian side that such incident will not be occurred, such incident will not happen again? I think we'll begin with you, Randhirji, today for the answers. So all 5 questions are more or less the same question, so let me answer it together. As we have kept you informed that we have several of our ships in the Persian Gulf, and we have been in touch with Iran and others so that we can have safe exit of our ships through the Strait of Hormuz. In this effort, 10 of our ships have so far safely crossed Strait of Hormuz and have come to India, or one ship is yet to reach, which will happen soon, as my colleague gave you details of that. When the firing incident happened, this happened on Saturday. 2 of our ships came under firing. When this matter was reported to us, we took it up very strongly. We called in the Iranian ambassador. He had a meeting with the foreign secretary. The foreign secretary conveyed our deep concerns on this incident, and also reiterated the point that we have been making, that we attach very high importance to the safety and security of our mariners, of commercial shipping, and that there should be unimpeded transit through the Strait of Hormuz. So these points were put forth, and the ambassador was told that these may be conveyed to authorities back home. We continue to be in touch with the Iranian authorities for the safety of our ships, for their safe exit through the Strait of Hormuz. Thank you. Mandeep, you would like to add something? I think that's the answers. Sujata ji? So regarding time period for booking, as on now there is no change, and government will take the decision at appropriate time. The booking delivery period is still at around 5.5 days. Regarding the SPR future drawdowns, I will not be able to tell at this point of time. Thank you. Amit. So there were 2 questions. One was regarding whether there is any uptick in demand. So as I mentioned, that Manrega is a demand-driven scheme, and so will be VB Jiranji. So during this time of the year, normally there is high demand. So and there are varying demands across the states. So
If we consider the averages, there is no such uptick in demand as of now, if we consider the averages over the previous years. Then next was whether there is any rate notification delay. So as I mentioned that all steps are being taken for a smooth transition to VVG Ramji. Things are being worked out. So this is also likely to happen in a couple of days. It is being worked out, ma'am. It is being worked out, ma'am. So right now the focus is on ensuring that there is a smooth transition in the Manrega activities to VBG Ramji. And already, as I mentioned, 17,000 crore plus has been released via DBT to the states. There was a budget provision of 30,000 crores, so we have already released it. So we'll be making more provisions as the need arises. Thank you, Amitji. Thank you, friends. Thank you, officers. Thank you all. तो पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर